हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, कैन बीजेपी लूज इन 2024। ये सेकंड पार्ट हो रहा है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसी चैनल में होगा, उसको आप देखना। टेंशन बढ़ गई थी पर आप लोगों के कई कमेंट से फिर होप आई है, लगा है नहीं हम इंडियन समझदार हैं, हम अपना जो है फ़र्ज़ निभाएंगे। पर एक कमेंट जो मैंने आपका पढ़ा था, ओ माय गॉड, कि मैं ट्रेन से जा रहा था, वो ट्रेन पूरी भरी हुई थी, कर्नाटका जा रहा हूँ शायद, ऐसे था। और ट्रेन जो है पूरी भरी भरी हुई थी और उसमें सारे मुस्लिम्स थे जो खास वोट करने के लिए जा रहे हैं कि हमने वोट करना है। तो वो सुन के फिर मेरी टेंशन बढ़ गई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। करें, डेमोक्रेसी को बचाने में हमारी मदद करें और शाम शर्मा शो के एक पेट्रन या यूट्यूब मेंबर जरूर बने। कास्ट सेंसस की, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की, माइनॉरिटी अपीजमेंट के मुद्दों को काफी जोरों शोरों से न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी बल्कि बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स रैलीज में उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि हिंदी हार्टलैंड में जहां पर 180 सीटें हैं कंटेस्ट करने के लिए, वहां पर बीजेपी अब इलेक्शन का नैरेटिव सेट कर रही है और अपने वोटर बेस को भी गर्म कर रही है। लेकिन हमें दूसरे सिनेरियो को भी देखना चाहिए कि क्या होता है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बीजेपी वोटर्स वोट करने नहीं गए, बीजेपी वर्कर्स ने मान लीजिए उतनी मेहनत नहीं की, बीजेपी ने उतने सीरियस तरीके से कैंपेन नहीं किया और इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है तो उससे देश पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। देखिए, पिछले कई सालों में जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी कल्चरल अचीवमेंट रही है वो है राम मंदिर को 500 साल के बाद दोबारा बनवाना। लेकिन आप देखिए कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो भारत में एक ऐसी सरकार आएगी जो राम मंदिर के बनने के खिलाफ खुद कोर्ट में केस लड़ रही थी, जिन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था जिसने कहा था कि राम भगवान तो काल्पनिक है, असली है ही नहीं, राम भगवान का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए। जिनके टॉप लीडर्स कहा करते थे कि अच्छे हिंदू कभी भी राम मंदिर को बनवाने को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो इंडियन अलायंस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गया था, जो राम मंदिर को इतना अपोज करते हैं, क्या वो पावर में आने के बाद वहां पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाने का प्रॉमिस करेंगे? और अगर राम मंदिर को इतना अपोज कर रहे हैं तो काशी मथुरा को तो थैनोस की तरह बेसिकली स्नैप कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है कि पूरे देश का एक एक्सरे करवाया जाएगा, यानी एक डिटेल्ड कास्ट सर्वे करवाया जाएगा और लोगों को आबादी के हिसाब से हक दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि देखा जाएगा कि भाई देश में किसके पास कितना पैसा है और अगर कांग्रेस को लगता है कि इस इंसान के पास ज्यादा पैसा है तो इसका पैसा लेके दूसरों को बांट दिया जाएगा। अब देखिए, सुनने में तो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, कैसे लगता है, लेकिन हकीकत में अगर ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी तो देश वैसे ही चूर चूर हो जाएगा जैसे हर साल आरसीबी फैंस के सपने होते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। देखिए, फंडामेंटली कास्ट सर्वे में कोई इशू नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इलेक्शंस के बारे में सीरियस है वो इंटरनल कास्ट सर्वेस करती ही है कि स्टेट में कितने कास्ट के कितने लोग हैं, ताकि इलेक्शंस के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा सके या फिर वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर तरीके से टारगेट करके दिया जा सके। प्रॉब्लम है इस चीज से। ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यही पॉलिसी दूसरे देशों में भी ट्राई की जा चुकी है और बहुत स्पेक्टेकुलर तरीके से फेल हुई है। मैं आपको एक देश का एग्जांपल देता हूँ, लेबनान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी जहाँ कई रिलीजन्स और एथनिसिटी वाले लोग साथ में रहते थे। ये बहुत ही खूबसूरत और डेवलप्ड कंट्री थी। इनफैक्ट इसके कैपिटल बेरूट को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था। लेकिन एक समय पर गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि अलग अलग रिलीजियस और एथनिसिटीज के बीच में बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए जिसका नाम था कन्फेशनलिज्म, यानी हर कम्युनिटी को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर अधिकार और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसीलिए अगर आपके देश का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है तो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम ही होगा और स्पीकर ऑफ द हाउस शिया मुस्लिम ही होगा। पार्लियामेंट में हर एक डिसीजन इसी कोटा के हिसाब से लिया जाएगा। मैरिज, इनहेरिटेंस, हर एक कानून में पॉपुलेशन के हिसाब से बेनिफिट्स या कोटास दिए जाएंगे। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेबनान में पूरी तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैरालिसिस आ गया। देश में कोई भी पॉलिसी ही नहीं पास हो पाती थी क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिटी वीटो कर देती थी कि भाई ये हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ज्यादा कोटा और ज्यादा बेनिफिट्स पाने के लिए लेबनान में पॉपुलेशन वॉरफेयर शुरू हो गई। लेबनान के सुन्नी मुस्लिम्स पैलेस्टाइन के सुन्नी मुस्लिम्स को अपने देश में इलीगली बसाने लगे ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिले।
मिले। इसी तरह से लेबनान के कुछ क्रिश्चियंस भी पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस को अपने देश में बसाने लगे और इवेंचुअली ये पॉपुलेशन वॉरफेयर एक्चुअल वॉरफेयर में तब्दील हो गया, क्योंकि लेबनान में 1975 और 1990 के बीच ऑलमोस्ट 20 साल तक एक सिविल वॉर चली, जिस वजह से बेसिकली आज लेबनान की हालत खस्ता है। जिस देश को यूरोप से कंपेयर किया जाता था, आज उस देश को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। शाइनी अहूजा के लेवल का डाउनफॉल है ये भैया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसका एक और रिजल्ट ये हुआ है कि लेबनान की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 60% से आज 30% के भी नीचे आ गई है सिर्फ 40 सालों में। ये है राहुल गांधी जी की जितनी आबादी उतना हक का एंड गेम। इंडिया में भी वो होता कौन है ये सब डिसाइड करने वाला? If he wins, nobody इंडिया को तबाह कर देगा। शुरू हो जाएगा, लोग फटाफट इंडिया छोड़ के भागेंगे, होने लगेंगे, क्योंकि कोई अकलमंद नहीं रहेगा पार्टीज है, इंडिया में। मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका से इलीगल इमिग्रेशन को और भी प्रमोट करेंगे ताकि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन और बढ़े, जिससे उनको और बढ़ गई है इंडिया की पॉपुलेशन। हिंदूज कम हो गए, अभी आया कुछ न्यूज चेंज करने में। का इंसेंटिव दे रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट। हिंदू कम हो गए, मुस्लिम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पावर में आ गई, ब्रेन ड्रेन दोबारा शुरू हो जाएगा। साथ ही जो जेन्युइन माइक्रो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि जैन, जूज, बुद्धिस्ट, पारसीज, सिख, उनके अधिकार तो खैर भूल ही जाइए। और देखिए इस कास्ट सर्वे के प्रॉमिस के बारे में फनी बात यह है कि ये प्रॉमिस पता नहीं है इलेक्शन के बाद पूरा करेंगे भी कि नहीं, क्योंकि 2015 में कर्नाटका में कांग्रेस ने 170 करोड़ रुपए खर्च करके एक कास्ट सर्वे करवाया भी था, लेकिन 2023 में कर्नाटका में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस ने इस कास्ट सर्वे के डेटा को रिलीज नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं लिंगायत और वोक्कलिगा कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। ये दोनों कम्युनिटीज की काफी बड़ी पॉपुलेशन है कर्नाटका में और इन दोनों कम्युनिटी से कर्नाटका का वोटर बेस भी आता है। 2018 में लेकिन कांग्रेस की जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट थी वो लीक हो गई थी, जिसमें पता चला था कि लिंगायत का पॉपुलेशन रेशियो सिर्फ 14% है, जबकि वो 17% माना जाता था, और वोक्कलिगस का 11% है, जबकि वो ऑलमोस्ट 15% माना जाता था। तो अगर जितनी आबादी उतनी हक की बात कर रहे हैं तो इन दोनों कम्युनिटीज का हक तो गिर जाएगा ना, और कांग्रेस इनको नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने डेटा रिलीज ही नहीं किया। तो इससे तो यही बात जाहिर हुई ना कि कांग्रेस कास्ट को सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये इस कास्ट सर्वे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उन मेल फेमिनिस्ट की तरह है जो वेस्टर्न देशों में पुसी हैट्स पहन के रैली में पहुंच जाते हैं खाली लड़की पटाने के लिए। इनको फेमिनिज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I know. Look. No. Okay, well, Dave, on behalf of all women, we thank you so much for your support. Maybe you want to hang out sometime? You mean like a date? कांग्रेस ने इसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बड़ा प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, इसको इंडिया से कौन भागने से का वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। और ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए ये काफी पुराना कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट है कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों में बांट दो, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इस पॉलिसी को एक डेंजरस पॉलिसी बताया है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है उनके पैसे अगर आप छीन के दूसरों को बांट दोगे तो आलसियों को दे, मेहनत क्यों करें, पैसा क्यों? सोशल स्टडीज में पहला कॉन्सेप्ट यही सिखाते हैं, फ्री में बिना किसी कारण के, उनका भी इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि भाई हम पैसे कमाने के लिए मेहनत क्यों करें। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट डेविड विटनबर्ग, सोसाइटीज में थोड़ी सी अगर इनकम इनइक्वालिटी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि जिनके पास कम पैसा है उनके पास फेयर तरीके से संसाधन हो कि वो मेहनत करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। क्योंकि अगर हम सिर्फ इनइक्वालिटी को गलत बोलने लगेंगे तब तो फिर मैं भी यूट्यूब के ओनर के घर के सामने जाके छाती पीटने लगूं कि देखिए कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी और ध्रुव राठी के मेरे से ज्यादा सब्सक्राइबर क्यों हैं, प्लीज उनके सब्सक्राइबर आधे निकाल के मुझे दीजिए, बहुत इनइक्वालिटी हो रही है यूट्यूब पर। अरे भैया इन लोगों ने मेहनत करके ये सब्सक्राइबर्स कमाए हैं, किस मुंह से आप उनके सब्सक्राइबर्स मांग लोगे? देखिए इस तरह की पॉलिसीज को भी सोवियत यूनियन जैसे देशों में इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज को स्टेट के कंट्रोल में ले आए, लेकिन बहुत ही जल्द देश में वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसीज हो गई, रिसोर्स शॉर्टेजेस हो गई, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनोवेशन बंद हो गई इकोनॉमी में। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर गुड्स बहुत स्कैर्स हो गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन करने लगी, और 1991 में ये देश सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स होकर अलग अलग देशों में बट गया। एक और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में एक माइनॉरिटी व्हाइट पॉपुलेशन थी जिनके पास मेजॉरिटी जमीन पर कब्जा था। उसके बाद रॉबर्ट मुगाबे प्रेसिडेंट बन के आते हैं और उन्होंने कहा कि भाई रादर देन थोड़ी मेहनत करके हमारी जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनकी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, उनकी ट्रेनिंग पर फोकस किया जाए, ताकि उनके पास भी ये संसाधन आए कि वो भी अपनी इनकम्स को ग्रो कर सके। उन्होंने सीधे कहा कि भैया ये लो गोरों की जमीन लेके सारे जिम्बाब्वे में बांट दो, लेकिन क्योंकि
क्योंकि जिन लोगों को जमीन दी गई उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं थी कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो देश की पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कोलैप्स कर गई। जिम्बाब्वे जो एक समय पर अफ्रीका का ब्रेड बोल माना जाता था, उसके पास खाना ही खत्म हो गया और आज जिम्बाब्वे की इकोनॉमी पूरी तरह से collapse कर चुकी खाली है और इसे बोल अफ्रीका का दूसरों ब्रेड के बोल पास माना आके। जाता है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की पाकिस्तान सबसे का बड़ी भाई। प्रॉब्लम ये है कि ये एक लेजी सोल्यूशन है। आप बस लोगों को पैसे दे रहे हैं, उनकी कोई भी स्किल डेवलपमेंट या उनको कोई ऐसे लॉन्ग टर्म स्किल्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे या लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन ये सब काम करने में मेहनत लगेगी ना, बेस्ट है दूसरों की कमाई छीन कर इनको बांट दो। अपनी देना भाई, और कांग्रेस जितना ऑलरेडी खा बोल के चुकी बैठे है कि हैं, भाई देश के रिसोर्सेज स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share तो क्यों रहो भाई? equitably मुझे तो गुस्सा आ रहा है of development. कि लोग इसका मजाक कैसे सहन करते थे उस जमाने में। The first claim on our resources. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना इस अलायंस की कि ये दोगली भी होगी, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगा जो आर्मी और रेलवेज के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है? अरे ये तो ऑटो सिलेबस सवाल हो गया। क्या ये चर्च के ऊपर अप्लाई होगा जो होना देश चाहिए। की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओनर्स में से एक है? लोगों ये तो को करना extra चाहिए auto कि ये syllabus करो। हो गया। क्या ये वेल्थ यानी सो रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन गांधी दुनिया। फैमिली और कांग्रेस के लीडर्स इनका के करेंगे। खुद के काले धन पर अप्लाई होगा? वाला ना? याद कीजिए कि यूपीए 1 और 2 के समय पर कांग्रेस ने कितने लाखों करोड़ों के घोटाले किए थे जो सारे पैसे कांग्रेस लीडर्स के पॉकेट में गए थे। क्या उसको पॉकेट में नहीं गए, उनके redistribute किया पेट में जाएगा? अरे गए। ये तो एक्सट्रीम आउट ऑफ सिलेबस सवाल हो गया। फिर ऑब्वियसली देखिए जो वोट बैंक पॉलिटिक्स थी प्री 2014 में वो दोबारा शुरू हो जाएगी। शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी नहीं आएगा देश में। अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सनल लॉस को और भी तगड़ा बना दिया जाएगा। ट्रिपल तलाक को शायद वापस ले आया जाएगा। इनफैक्ट कांग्रेस ने तो ये प्रॉमिस भी किया था। लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स की एक वजह से औरत शायद होके बोल illegal रही है। immigration को क्या और भी बढ़ावा घटिया। दिया जाएगा ताकि एक Unfair तरह के people. वोट बैंक की पॉपुलेशन और बढ़े। एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा दोबारा फिर से फैलने लगेगा देश में। याद कीजिए किस तरह से कांग्रेस से जुड़े हुए लीडर्स ने 26/11 के लिए आरएसएस को और हिंदुओं को ब्लेम करने की कोशिश की थी। लोग जहां इस रक्तपात के पीछे पाकिस्तान का हाथ बता रहे थे और वहीं भारत के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार और नेता भी थे जो 26/11 के हमले में संघ की भूमिका का आरोप लगा रहे थे और इस तरह के आरोप लगाकर एक थ्योरी स्थापित किए जाने की कोशिश थी जिसमें पाकिस्तान को तो बचाया जा सके लेकिन 26/11 के रक्तपात का दोष आरएसएस पर मंडा जाए। और उस दौरान आरएसएस पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए एक किताब ओ ये भी जिसका बंदा नाम था है 26/11 महेश भट्ट, RSS यहाँ की क्या नाम है साजिश। इसका? इतना ही ये नहीं, सब इस वही किताब है। के लोकार्पण पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह स्वयं समारोह में दिग्विजय पहुंचे। सिंह, यही। एक बार नहीं ये बल्कि भी 2-2 बार। वापस यही दौर आ जाएगा जब देश विरोधी खून खौल रहा है ताकतों मेरा को तो। भारत सरकार ओपनली सम्मानित किया करेगी। हिंदुत्व जो कास्ट और लैंग्वेज के बैरियर्स को तोड़कर सभी हिंदुओं को एकजुट कर रहा है, सोते इस समय रहेंगे हिंदू उसे तो। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, डीएमके जैसी पार्टीज की कास्ट पॉलिटिक्स दोबारा दबा देंगे। फिर देखते हैं डिप्लोमेटिक और नेशनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए आज मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो भारत है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत ही श्रूड है। एक तरफ भारत यूएसए और ईयू का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ रशिया से भी बहुत बढ़िया संबंध बनाए हुए हैं। एक तरफ इजराइल और इंडिया की मिलिट्री पार्टनरशिप और भी मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देशों के साथ भी स्ट्रॉन्ग कल्चरल और ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप की जा रही है। देख एक रहे हो? तरफ इंडिया G7 में रेगुलरली वो देखो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पीछे से आके खास हेलो बोलना फिर मोदी जी भी प्यार से। सभी डेवलपिंग कंट्रीज का डिफैक्टो लीडर भी बन गया है। India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. India itself, as a developing country, extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful for. That India deserves to have a permanent seat on the United Nations Security Council. I must accentuate India as a legitimate partner, and in fact, a partner that has exported models of development that would show countries how to chart the true and real development of the various regions. Is rising rapidly, and nothing can stop India right now. But India मोदी जी is आए। also taking us
alone. लेकिन आप सोचिए कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनते देख रहे ही हो? शायद भारत वापस नेहरूवियन एरा के कंफ्यूज और अपीजमेंट की फॉरेन पॉलिसी अपना लेगा शायद। इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि वो इजराइल से सारे रिलेशनशिप खत्म करेंगे और उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट करेंगे। इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने कहा है कि स्पेस और पोलर रीजन्स को पूरी तरह से नॉन मिलिटराइज किया जाएगा। सारी मिलिट्री बेसिस को डिसमेंटल कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस के मेंबर्स तो हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना चाहते हैं। इतने पे क्यों रुके यार? मैनिफेस्टो में ये भी लिख देते कि भारतीय आर्मी के जितने भी जवान हैं वो बॉर्डर पे पैंट उतार के उल्टा घूम के खड़े हो जाएंगे। इंडिया अलायंस शायद पाकिस्तानियों से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। अपीजमेंट के चक्कर में शायद आर्टिकल 370 को भी वापस कश्मीर पर लगा दिया जाए। सीएए पर रोक लगा दी जाएगी अपीजमेंट के नाम पर। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से दुनिया में आइसोलेट करके रखा हुआ है। पाकिस्तान पर इस समय पर भारी इकोनॉमिक प्रेशर है, देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तालिबान ने इनको डाबर का तेल लगा के 6 फुट का बंबू ऐसा किया हुआ है कि इनको हगने के लिए भी तालिबान से परमिशन लेनी पड़ती है। और देखिए हालात ऐसे ही चलते रहे तो धीरे धीरे इतना प्रेशर बनेगा इस देश पर कि या तो इनको टेररिज्म भूलना पड़ेगा और कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा, या फिर इनके देश से 1-2 और बांग्लादेश निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट तो ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि पाकिस्तान के ऊपर से वो प्रेशर शायद खत्म हो जाएगा, इनका आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और ये इंडिया पर जिस तरह से प्री 2014 में अटैक करते थे वैसे आतंकी अटैक्स भी शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई हम भारत के हर एक परिवार के हर एक मेंबर के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे डालना कहाँ से लाओगे? बैंक अपने पैसे ला रहेगा? अपना तो कभी नहीं देगा वो, 10 पैसा नहीं देगा। 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। बड़े खुश हो रहा, फ्री का पैसा खाओ ना, एक झटके से लालच दे दे के करता है। अपना पैसा हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कैसे मिटाएंगे गरीबी? हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया 8,500 रुपए महीने का टकाटक हमारी सरकार डालेगी। भैया मैं तो राहुल गांधी की स्पीचेस सुन के मेरे तो इतना गुस्सा चढ़ता है, इतना गुस्सा चढ़ती है। नो ब्रेन्स एंड उसके ऊपर से ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए जो बोलता है ना, ओहो। जितने भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए भाई अब इतने पागल नहीं है कि तो फ्री में है ना पागल। कितने सारे कमेंट्स आते हैं, पूरा देश चल जाएगा। अरे भैया अपने ही चैनल में कमेंट्स देखा करो, इंडिया ये जीतेगा, राहुल गांधी आएगा। तो अनपढ़ लोग तो होते ही हैं। इतना मैं सुन के हैरान होती हूँ कि अपने देश को डुबाने के लिए कम लोग किया था 200 मिलियन अनपढ़ है इंडिया में है। वो तो ऐसा बोलेंगे ही, इनफैक्ट वो अट्रैक्ट होते होंगे ऐसी जगहों पे। मगर पॉइंट ये है कि ध्रुवराठी को देखने वाले जो हैं 14 मिलियन, अगर कांग्रेस और उसके एलाइज पावर में आते हैं तो इतनी मैं गारंटी बोल रहा हूँ ब्रेन ड्रेन बड़ी जल्दी होगा। सब अक्लमंद छोड़ के चले जाएंगे बाहर। सब जैसे उतने 20 साल पहले 30 साल पहले हम लोग आए थे वैसे धड़ाधड़ सब लोग जो वापस जा रहे हैं ना, जो अभी रिसेंटली आए थे और उनको पता है कि अभी हम प्रॉपरली सेटल्ड यहाँ नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वापस जा सकते हैं, वो लोग वापस गए हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो वो वापस इंडिया गए हैं, वहां पे उन्होंने अपने स्टार्टअप्स खोले हैं क्योंकि उनको वो अभी यहाँ पे प्रॉपर सेटल, उनके बच्चे जो थे वो अभी छोटे ही थे, वो सब थे, इसलिए वो जा पाए। उन्होंने जब जैसे ही मोदी जी आए और देखा इतना ग्रोथ है, वो कहते भैया अपना इंडिया बेटर है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, सबके साथ अपने देश के साथ रह सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, चलो। हाँ अब वही होगा, वो कहेंगे कि गलत डिसीजन ले लिया, चलो वापस आ जाओ उनके साथ। और नई नेक्स्ट जनरेशन के भी जो है सारे जो देश को ऊपर उठा सकते थे सब निकलेंगे। पॉइंट यही है, होप कि लोग जो है रिस्पॉन्सिबली वोट करें और मोदी जी को लेके आए। अगर नहीं लेके आते दुख की बात होगी, बहुत दुख की बात होगी। अगर मेरे को तो लगता नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी, मगर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्रश। बात ये नहीं है जीत हार की, बात ये है कि पब्लिक कितनी इंटेलिजेंट है, मोदी जी को कितने वोटों से जिताती है। जबरदस्त मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ वही कह रही हूँ। और अगर जबरदस्त मेजोरिटी नहीं है तो उससे ये पता चलता है कि देश की जनता में इतनी समझ, इतनी अकल है ही नहीं कि उनको यही नहीं पता हमारे देश के लिए अच्छा कैंडिडेट कौन सा है, बुरा कैंडिडेट कौन सा है। वो सब जो है फ्री और पागल जो लोग होते हैं, जो लालच दे देते हैं, उनके पीछे जा रही है। उनको देश से कुछ नहीं है, उनको अपना निजी स्वार्थ से है, वो उस टाइप के लोग हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।